Hello students, this is Hardik sir, and in this video we will resume our part 3 of lesson number 6, Towns, Traders and Craftspersons from History Standard 7. As you know that we had left our part 2 with the beginning of a gateway to the west, that is Surat. So in this particular part we will be starting from a gateway to the west, Surat. We are in the case study of these three cities, that is Hampi, Surat and Masulipatam. So we are going to gather some information about these three different towns. So first here you can find the highlighted definition of the word emporium. So with this definition of emporium you can find it is a place where goods from diverse production centers are bought and sold. Here you can find the goods from different centers which are produced, and here they are bought and sold. So in this first line itself you will find the word emporium. So you can see Surat in Gujarat was the emporium of western trade during the Mughal period, along with Cambay, that is Khambat of today. Okay, and somewhat later even the Ahmedabad was the same part. So Surat also was an emporium, also Khambat and also the Ahmedabad. So Surat was also the gateway for trade with West Asia via Gulf of Ormuz, and Surat also was known as the gate to Makkah because many pilgrim ships set sail from here. So we will get some more information. यहाँ आप सीधा देख सकते हैं कि अलग अलग कंट्री से जो लोग आए थे, यानी कि डच हो, इंग्लिश हो या पोर्टुगीज़ हो, उन्होंने अपने वेयरहाउस और फैक्ट्री सूरत में एस्टैब्लिश किए थे. इंग्लिश क्रोनिकलर ओविंगटन, याद रखिएगा नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, that who was the English chronicler who wrote an account of the Surat port. So वो जो इन्होंने अकाउंट लिखा है about the port of Surat in 1689, वो कहते हैं कि on an average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time. So it makes a huge sense. You can understand कि कोई भी टाइम पे अगर आप देखें तो 100 शिप्स यानी सैकड़ों की तादाद में यहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ की शिप खड़ी रहा करती थी जो एंकर से बंधी हुई थी, यानी कि इतना बड़ा ट्रेडिंग के लिए ये पोर्ट काफ़ी इस्तेमाल होता था. यहाँ रिटेल एंड होलसेल शॉप भी थी जो कॉटन टेक्सटाइल के कारोबार से जुड़ी हुई थी, और ये टेक्सटाइल जो सूरत की थी दे वर वेरी फेमस फॉर देयर गोल्ड बॉर्डर्स. जो जरी आप जानते ही है काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं और काफ़ी फेमस है. एंड ऑल्सो इट हैड अ ग्रेट मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. The state built numerous rest houses to take care of the needs of people from all over the world who came to the city. तो यहाँ रेस्ट हाउसेस भी थे क्योंकि यहाँ बाहर से आने वाले बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग कंट्री से या सिटीज़ से यहाँ पे विज़िट करते थे. देयर वर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इनन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स. तो आप समझ सकते हैं कि सूरत काफ़ी उस वक्त भी डेवलप हो चुका था. यहाँ हम एक बार और अलग चीज़ देख रहे हैं कि काठियावाड़ के जो सेठ थे, काठियावाड़ दैट इज़ द पार्ट ऑफ गुजरात जिसे सौराष्ट्र से भी जाना जाता है. तो जो सेठ और महाजन थे जिन्हें मनी चेंजर्स कहा जाता था, आज मनी चेंजर्स से आप जानते हैं, दे हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेस एट सूरत, और उनके बड़े बड़े बैंकिंग हाउसेस सूरत में हुआ करते थे. सो इट इज़ नोट वर्दी दैट द सूरत हुंडीस, तो जो सूरत की हुंडीस, वॉट वर हुंडीस, यहाँ आपको मीनिंग दिया है हुंडी का कि एक जगह आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है, यानी योर अमाउंट हैज़ बिन डिपॉजिटेड एट सूरत, और वही अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं इन दी अनदर प्लेस. आपके पास एक रिसिप्ट रहेगा, एक रिकॉर्ड रहेगा डिपॉजिट का. बाय शोइंग दैट रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिट, इफ़ यू हैव पेड अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ एट सूरत and you want to withdraw the amount of those 100 rupees in Delhi, for an example, so you have to just show the record of the deposit paid at Surat, and from Delhi you will be given these 100 rupees directly. So this was something known as hundi. So ये सूरत के हुंडीज़ के बड़े बड़े कामकाज यहाँ पे होते थे, और मैं तो सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ. यहाँ आप देख सकते हैं इन इजिप्ट, बसरा, इन इराक और इवन बेल्जियम तक ये कारोबार चलते थे. पर फिर भी सूरत धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़ता गया बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स. तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे, डेफिनेटली हम देखते हैं. सो फैक्टर में आप जैसे सबसे पहला देख सकते हैं द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी. तो ये मार्केट
का लॉस और प्रोडक्टिविटी कम या ख़त्म कैसे हो गई, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। आगे देख सकते हैं कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय पोर्चुगीज एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे, जो आज का मुंबई है, वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर इन 1668। तो क्योंकि अब सूरत की जगह बॉम्बे से ज़्यादा ट्रेड होने लगा था, तो ये रीज़न था कि धीरे धीरे सूरत डिक्लाइन की तरफ चला गया। और आज की अगर बात करें तो सूरत इज़ अ बसलिंग कॉमर्शियल सेंटर, एक उभरता हुआ बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर आज है सूरत। अगर हम बात करें मसूलीपट्टनम के बारे में, तो मसूलीपट्टनम जैसा आप देख सकते हैं फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, बराबर है। तो मसूलीपट्टनम एज यू कैन सी द लिटरली मीनिंग दैट इज़ फिश पोर्ट टाउन जिसे जाना जाता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ द कृष्णा रिवर। इन द 17th century it was a center of intense activity, यानी it was not included only with one activity. Dutch and English East India Company both attempted to control Masulipattnam. They both wanted to have their own control over Masulipattnam, okay, because it was the most important port on the आंध्रा कोस्ट। और वहाँ जो पोर्ट बनवाया गया, द फोर्ट, that fort was built by the Dutch. So this is very important point again, that who built the fort at Masulipattnam. So that was built by the Dutch. Here you can find about the information of Masulipattnam. Okay, just go through it. There is much information is given. Here you can find something about the Qutb Shahi rulers of Golconda who imposed the royal monopolies. सो ये जो मोनोपोलीज डाली गई थी दैट वाज ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स टू प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग कम्प्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज। यानी कि ये अगर मोनोपोलीज नहीं डाली जाती बाय कुतुब शाही रूलर्स जो गोलकोंडा से बिलोंग करते थे, तो डेफिनेटली ये ट्रेड कम्प्लीटली पूर्ण तरह से माना जाता है कि ईस्ट इंडियन कंपनीज़ के हाथों में आ जाता। इसीलिए काफ़ी तगड़ी कंपटीशन हुई है अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स। तो कौन कौन से ऐसे वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स थे, तो जिसमें गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कॉम्टी शेट्टीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स। तो इनके बीच में काफ़ी घनी कंपटीशन हुई एंड दिस ट्रेडिंग ग्रुप्स मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रॉस्परस। तो ये ट्रेडिंग ग्रुप्स की वजह से ही अब शहर काफ़ी पॉपुलस भी हो चुका था और प्रॉस्परस भी हो चुका था। अब जैसे जैसे मुगल्स ने इसे कंट्रोल करना, गोलकोंडा के ऊपर अपना पावर जमाने की कोशिश की, यानी जो मुग़ल के गवर्नर थे मीर जुमला, ही बिगॉन टू प्ले ऑफ द डच एंड इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर। और इसी वजह से अल्टीमेटली इन 1686-87 में मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब ने गोलकोंडा को एनेक्स कर लिया था। सो दिस कॉज्ड द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स, क्योंकि अब मसूलीपट्टनम के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ इफ़ अ पोर्ट हैड कनेक्शंस विद द प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द हिंटरलैंड। सो यहाँ प्रोडक्शन सेंटर्स के साथ हिंटरलैंड हम आगे देख चुके हैं, जहाँ से प्रोडक्ट्स बन के आती है, बराबर है। तो वैसी ही चीज़, तो जिसके साथ उनकी कनेक्शन बात है कि वो सिर्फ इनफ नहीं था, कंपनी को और भी कुछ ये था। द कंपनी ट्रेड सेंटर्स इट वॉज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रूल्स। यानी सिर्फ हिंटरलैंड जहाँ से सामान बन के आता है, सिर्फ वो इनफ नहीं है। इट हैज़ टू बी कनेक्टेड विथ इवन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल पावर्स ऑल्सो। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव्ड टू बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। सो कलकत्ता आज का कोलकाता एंड मद्रास जो कि आज का चेन्नई। सो मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट्स एंड प्रॉस्पेरिटी। और धीरे धीरे मसूलीपट्टनम भी अब डिक्लाइन की तरफ आगे बढ़ रहा था। और बाय द 18th century slowly and gradually it started declining, being today nothing more than a dilapidated little town. The next you can find the title New Towns and Traders. In the 16th and 17th centuries, European countries were searching for spices and textiles, जिसका यूरोप और वेस्ट एशिया में बहुत बड़ा मार्केट था। ओके, सो देयर वर द थिंग्स
लाइक स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स, जिसे ढूंढते हुए यूरोपियन कंट्रीज़ ईस्ट तक पहुंच गई, जिसमें आपको पता है द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनीज बनाई in order to expand their commercial activities in the East. So the English East India Company, Dutch East India Company, French East India Company, these all were established to expand their commercial activities, यानी for trading. Initially जो इंडिया के ऐसे ग्रेट ट्रेडर्स थे लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर एंड वीरजी वोरा, जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ शिप्स थी, उन्होंने इनके साथ compete किया, यानी उन्होंने इन्हें भी जवाब दिया कि they also have the much market, they also have the capabilities to trade. पर फिर भी these European companies used their naval power to gain control of the sea trade and forced the Indian traders to work as their agents. So they couldn't compete, you can understand. Ultimately क्या हुआ कि English emerged as the most successful commercial and political power in the Indian subcontinent. यानी हम जो टाइटल देख रहे हैं न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, तो न्यू ट्रेडर्स आप समझ रहे हैं यहाँ बराबर कि पहले जो ऐसे ग्रुप थे हमारे पास अब वो नहीं रहे और उनके बदले यूरोपियन कंपनीज अब यहाँ ट्रेडिंग कर रही थी. सो द स्पर्ट इन डिमांड, आप ये वर्ड समझ सकते हैं कि डिमांड में बहुत बड़ा एक इजाफा हुआ, उछाल आया फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स, विच लेड टू अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट्स ऑफ स्पिनिंग, वीविंग, bleaching, dyeing, etc. with more and more people taking them up. तो अब ये धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीख रहे थे, यानी अब नया ट्रेड पूरा एग्जिस्टेंस में था. इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइंस बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड, अब ये बहुत हाई लेवल पे रिफाइन हो चुकी थी. हावेवर दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स. सो व्हाट हैपेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइंस जो रिफ़ाइन हो चुकी थी, यानी और ज़्यादा फाइन होने लगी थी. पर दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स. सो अभी क्राफ्ट जो बनाते थे उनके पास कोई आज़ादी नहीं रही, बिकॉज क्या होता था, दे वर गेटिंग द एडवांसेस ऑफ द पेमेंट, और उनके सामने उन्हें दे हैड टू वीव क्लोथ विच वॉज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड टू यूरोपियन एजेंट्स. तो यूरोपियन एजेंट्स के लिए उन्हें अब ये क्लोथ वीव करना ही था जो ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके होते थे. सो नाउ वीवर्स हैड नो लॉन्गर द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लोथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न्स. उनको सिर्फ अभी रीप्रोड्यूस ही करना था डिज़ाइंस को जो कंपनी एजेंट्स उन्हें देती थी. यानी आप ध्यान से समझिए कि जो वीवर्स थे दे हैड नाउ नो लॉन्गर द लिबर्टी, उनके पास अब ये लिबर्टी नहीं थी. दिस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट गिव रीज़न, ओके, कि क्यों दे वर नॉट एबल टू सेल देयर ओन क्लोथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न्स. बिकॉज क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी इंडिपेंडेंस अब चली गई थी, उनके पास अभी एडवांस रहता था और उन्हें ये क्लोथ उनके हिसाब से ही अभी वीविंग करके उन्हें देना था. बिकॉज नाउ दे हैड टू ओनली रिप्रोड्यूस द डिज़ाइंस विच वॉज प्रोवाइडेड बाय एजेंट्स. So the 18th century saw the rise of Bombay, कलकत्ता एंड मद्रास. तो हम बात कर रहे हैं न्यू टाउन्स के बारे में, क्योंकि अब सूरत के साथ बॉम्बे compete कर रहा था, कलकत्ता भी अब बड़ा हो रहा था धीरे धीरे, जो आज भी बहुत बड़े शहर है देश के. सो क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस, यानी कि वीवर्स. ओके, तो ये धीरे धीरे अभी ब्लैक टाउन्स में पहुंच चुके थे जो एस्टैब्लिश किए गए थे बाय यूरोपियन कंपनीज. तो ब्लैक टाउन से क्या समझ में आता है? सो ये ब्लैक टाउन यही शहर के अंदर बनाए गए थे, देवर इन दिस न्यू सिटीज़ ओनली. तो ये जो ब्लैक्स आप वर्ड समझ रहे हैं, देवर दी इंडियंस. तो यानी कि हमारे जो नेटिव ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सनस थे वो यहीं तक लिमिटेड थे, देवर कन्फाइंड इन देयर ब्लैक टाउन. तो वो उसी हिस्से तक लिमिटेड रहते थे. और वाइट रूलर्स जो थे दे ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेसिडेंसीज ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता. तो अब उनके पास तो ऐसी जगह थी जहां वो अभी रूल कर रहे थे. एंड दिस स्टोरी अबाउट द क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स, जो हम 18th सेंचुरी के बारे में क्या हुआ आगे, वो हम अगले साल भी पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम 8th में इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे. सो दिस इज़ एंड विद द लेसन. ओके, नेक्स्ट
इसके बाद आपको एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हाईलाइटेड है वहीं आपके असाइनमेंट के भी क्वेश्चन आंसर्स है। So please keep lesson reading once again if possible, and also find out all the question answers. Till then, keep learning, keep reading. Thank you.